नमस्कार। संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग का आज 13वां दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर। हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण कामकाज शामिल है। ये भी दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स रखी जानी है और प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से सवाल पूछने वाले हैं। इसके अलावा दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है, उस पर भी रहेगी हमारी निगाह। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता पवन कुमार शर्मा, जो हमें लोकसभा से जुड़ा अपडेट देंगे। साथ ही हमारे साथ अखिलेश सुमन भी रहेंगे, जो कि हमें राज्यसभा से जुड़ा अपडेट देने वाले हैं। साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा से आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं। संसद में आज के एजेंडे पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा में आज जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विचार और पारित किए जाने के लिए होगा पेश। राज्यसभा में आज प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से पूछे जाएंगे अहम प्रश्न। चर्चा शुरू करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं लोकसभा में क्या कुछ खास रहने वाला है उस पर। लोकसभा में आज एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होगा। ये विधेयक है जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव विधेयक को सदन में पेश करेंगे। लोकसभा महासचिव वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पर संयुक्त समिति के गठन के लिए दोनों सदनों से सदस्यों के सहयोजन पर राज्यसभा से प्राप्त संदेश की सूचना भी सदन में देंगे। सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। विभिन्न अहम पत्र सभा पटल पर रखे जाना और नियम 377 के अधीन लोकहित के मुद्दों पर चर्चा होना भी सूचीबद्ध है। साथ ही सदन में दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसके साथ ही लोकसभा में स्थायी समिति से संबंधित अहम प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। सांसद गिरीश चंद्र सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधित समिति के प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। सांसद पीपी चौधरी विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी पवन कुमार शर्मा का। पवन, आज क्या कुछ खास रहने वाला है? मोटे तौर पर हमने जानकारी दे दी है, बारीक जानकारी आप दें हमारे दर्शकों को, क्या कुछ खास रहने वाला है? प्रतिबिंब, जहाँ तक अब तक की बात है बजट सेशन के दूसरे चरण की, तो व्यवधान रहा पर उम्मीदों पे दुनिया कायम है। तो उम्मीद है कि क्योंकि अंत की तरफ है, कल भी अवकाश है, तो जो विधायी कार्य है वो जल्दी से जल्दी निपटे, सरकार की ये मंशा रहती है हमेशा। और विपक्ष के सांसद भी प्रश्नकाल चले, शून्यकाल चले, उनकी बातें जो हैं वो संसद में रिकॉर्ड हो जाए, देश की जनता की जो समस्याएं हैं वो वहाँ पे रख दें, ऐसी उनकी भी अभिलाषा रहती है। तो उम्मीद है कि आज चले, पर अभी तक का तो जो हमने देखा कि व्यवधान है। जहाँ तक आज के लिस्टेड बिजनेस की बात अगर मैं करूँ तो विधायी कार्य जो रहता है ओबिचुरी से स्टार्ट होगा लोकसभा में। दो जो दिवंगत सांसद है, अभी जो गिरीश बापट जी हैं उनका निधन हुआ है, एक और सांसद हैं, तो दो सांसदों को जो है श्रद्धांजलि दी जाएगी। शुरुआत जो है लोकसभा में होगी, उसके बाद पेपर लिए किए जाते हैं। 8 मंत्री जो है वो पेपर रखेंगे सदन के पटल पर। उसके बाद 2 रिपोर्ट पेश होनी है, जिसमें कि एक जो है वो पेपर लेड से ऑन द टेबल है, उससे संबंधित है, गिरीश चंद्र जी उसको पेश करेंगे। और एक एक्सटर्नल अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी है, पीपी चौधरी उसके जो है अध्यक्ष हैं, वो इस रिपोर्ट को पेश करेंगे। तो कुल मिलाकर 2 रिपोर्ट पेश होनी है। उसके बाद एक बिल जो पिछले हफ्ते भी लिस्टेड था, प्रतिबिंब, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल जो है 2022 जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 जो है वो लिस्टेड है आज के बिजनेस में लोकसभा में। हम जैसा जानते हैं ये जो विधेयक है बेसिकली ये जो भारतीय औषधि प्रणाली है और साथ ही साथ जो जंगली औषधियां हमारे मिलती है उसके संरक्षण और प्रोत्साहन से संबंधित ये बिल है जैव विविधता का।
इसमें जो इन औषधियों को लेकर जो पेटेंट की एप्लीकेशंस आती हैं, जो रिसर्च होता है और रिसर्च के जो रिजल्ट्स होते हैं, उससे संबंधित ये विधेयक है। और जी ये सारी की सारी प्रक्रिया, इसमें शोध होता है जंगली औषधियों के संबंध में, उसकी ट्रैकिंग फास्ट हो, अच्छे से ट्रैकिंग हो, उससे संबंधित ये विधेयक है, जैव विविधता संशोधन विधेयक। तो ये लिस्टेड है। अब आज की अगर मैं बात करूं लोकसभा की, तो ये सारी चीजें जो हैं पहले भी लिस्टेड रही, पिछले हफ्ते भी सारी हमने पिछले सभी हफ्तों में देखा, पर व्यवधान रहा विपक्ष की तरफ से। अपनी मांग है दाढ़ी मामले को लेकर, और जो अब सत्ता पक्ष है उनकी अपनी अपनी बातें हैं उसको लेकर। तो वो गतिरोध और जो व्यवधान है वो हमने देखा। उम्मीद है कि सभी सांसद जो हैं, क्योंकि अंत की तरफ है ये बजट सेशन, तो जो विधायी कार्य बचा हुआ है और सरकार की भी मंशा रहती है कि जो बिल लिस्टेड है कम से कम वो पारित हो जाएं, तो ये सबकी तरफ से कोशिश रहेगी, पक्ष और विपक्ष की तरफ से, ऐसी हमें आशा है। पर देखना होगा आज किस तरह से लोकसभा में जो है कार्रवाई आगे बढ़ती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए। सुनीता दुग्गल, बीजेपी की माननीय सांसद लोकसभा, हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका स्वागत है। शुरुआत आपसे ही करता हूं। हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 जो खासा महत्व रखता है, ये विधेयक वो आज पेश किया जाने वाला है। कितना खास है ये विधेयक? प्रतिबिंब जी, मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके तहत हमारे पास इतनी औषधियाँ हैं कि जिसका मुझे लगता है कि जो दूसरे देश हैं उसका वो फ़ायदा उठाते हैं। आप देखिए कि चाहे हम टर्मरिक की बात करें, हल्दी की बात करें, तुलसी की बात करें, तो बहुत से ऐसे हमारे पास जो हैं औषधियाँ हैं कि जिनका पेटेंट जो है वो दूसरे देश ले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बिल, और ये बिल को ज़रूर पास होना चाहिए, क्योंकि जो और पुराने समय से आप देखिए कि जो बहुत पुराने समय में जब कभी युद्ध होते थे, तो जो राजा महाराजा हैं या कि जो सेनापति हैं, जो सेना होती थी, उनको जो भी उनको जो घायल होते थे, तो उस पर वो उन औषधियों से ही लेप करके उनको ठीक किया जाता था। और चाहे हम जो है ज्वर की बात करें, तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा देश जो है वो प्रचुर मात्रा में उसके अंदर जो है ये इस तरह की औषधियाँ हैं। चाहे हम जो है हमारा हिमालय पर्वत की बात करें, तो जो औषधियाँ वहाँ पर हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये बिल है। और मैं तो आपके माध्यम से सभी जो हमारे जो प्रतिपक्ष के जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे एमपीज़ हैं दूसरे अपोजिशन के, उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कृपया सहयोग करें और आज इस बिल को ज़रूर पास होना चाहिए। जी सुशील जी, ऐसा लगता है कि ऐसा जो है बताने का प्रयास पिछले कुछ वर्षों में हमें किया गया कि जैसे अंग्रेज़ों के आने से पहले हम लोग जो है जीवन नहीं जीते थे, एलोपैथी आने से पहले हम लोग जो है जिया ही नहीं करते थे, जीवित ही नहीं रहते थे या स्वस्थ नहीं रहा करते थे। लेकिन हमारी एक समृद्ध परंपरा है, हमारी पारंपरिक औषधियां हैं, जिससे न केवल हम लोग समृद्ध जीवन जीते थे, स्वस्थ जो है दिनचर्या भी कहीं ना कहीं हम लोग जिया करते थे। अब ये जो जैव विविधता संशोधन विधेयक है, जिसके बारे में सुनीता जी ने कहा कि बहुत महत्व रखता है, क्या कुछ खास लगता है आपको इसमें? देखिए, सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ और आज से हजारों वर्ष पहले जो हमारा आयुर्वेद है, आयुर्वेद के अंदर ये सारी बातें निश्चित रूप से लिखी हुई हैं। हम नेचुरोपैथी की उसके अंदर बात करें, जितनी भी औषधियों के इलाज की बात करें, आयुर्वेद का जो सिस्टम चला हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से, तब से लेकर आज तक उसकी प्रामाणिकता बनी हुई है। हम आयुष मंत्रालय के अधीन जो आज नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं, आयुर्वेद के हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं, ये हमारी परंपरा रही है। आज कोई इसके अंदर नई बात नहीं है। परंतु आज़ादी से पहले जब अंग्रेज़ों का राज आया, तो हमारी इस पद्धति को कहीं ना कहीं ख़त्म करके एलोपैथिक पद्धति को शुरुआत की गई। और उसके बाद आज़ादी से लेकर आज तक सरकारों ने भी एलोपैथिक को महत्व ज़्यादा दिया गया। अब आयुष मंत्रालय जो इसका अंदर बना है, मैं इसके अंदर एक बड़ी स्पष्ट बात बताऊं, अगर हम सबसे पहले हम अपना खाना पीना सुधार लें, तो आधी मेडिसिन एलोपैथिक की बंद हो सकती हैं। फिर हम इस जड़ी बूटियों के माध्यम से अगर कुछ लेना चाहें, तो बीमारियों को आने से पहले ही रोक सकते हैं। बीमारियों का अंदर शरीर में प्रवेश करना और उसके बाद उपचार होना या प्रवेश ही नहीं होने देना, ये हमारी जड़ी बूटियों का एक विशेष महत्व रहता है।
और अगर जीवन की दिनचर्या के अंदर इसको जोड़ा जाए, इसको अपनाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि लाभप्रद रहेगा। और क्योंकि आज पूरे विश्व के अंदर एलोपैथिक का सिस्टम कहीं ना कहीं बढ़ चुका है, एलोपैथिक अपना एक स्थान रखती है। तुरंत रिलीफ के लिए एलोपैथिक में आज भी पूरा का पूरा विश्वास केवल हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के अंदर है। परंतु बहुत सी ऐसी एक्यूट बीमारियां हैं जिनका इलाज आयुर्वेद के माध्यम से ही संभव है। तो हर पद्धति का अपना एक स्थान है और वो उचित स्थान उसको मिलना चाहिए। जी जी, कहीं ना कहीं संजीव चोपड़ा जी, ये जैव विविधता संशोधन विधेयक हमारे जो पारंपरिक हमारी औषधि हैं उनके महत्व को तो प्रतिस्थापित करता ही है, साथ ही साथ जो जनजातीय क्षेत्र में रहने वाले हमारा जनजातीय भाई बहन हैं उनका संरक्षण भी क्या ये विधेयक करता है, क्या ये बिल करता है? जी, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल जो 2021 में लेके आए थे, उसके बाद ये एक जॉइंट कमेटी को भेज दिया गया। उन्होंने इसको अच्छी तरह स्टडी किया और इसकी रिकमेंडेशंस लास्ट अगस्त 22 में दिए। द कमेटी वाज हेडेड बाय संजय जायसवाल जी। तो इन्होंने काफ़ी रिकमेंडेशंस किए हैं इस रिगार्ड पे, लेकिन इसमें कुछ प्रोविजंस जो हैं, जो आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं उनको अलाउ किया है कि आप मेडिसिनल प्लांट्स जो हमारे देश में हैं उनको फ्रीली यूज़ कर सकें, उनको अथॉरिटी से परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें साथ की साथ कुछ आशंकाएं भी हैं ऑपोजिशन की, खासकर कि सबसे पहली आशंका ये थी कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी फॉर एनवायरनमेंट को नहीं भेजा गया, एक जॉइंट कमेटी में भेजा गया। और दूसरा ये आशंका उन्होंने जताई है कि जैसे फॉरेन की कुछ कंपनीज़ हैं, तो ये जो अलाउ किया जा रहा है मेडिसिनल प्लांट्स हिंदुस्तान में जो होते हैं उनकी फ्री यूज़ फॉर आयुष प्रैक्टिशनर्स, तो इसको कहीं मिसयूज़ ना कर सकें फॉरेन कंपनीज़, इन द गार्ब ऑफ इंडियन कंपनीज़। जैसे फॉरेन होल्डिंग्स होती हैं, कई कंपनीज़ हैं जिनकी निवेश हिंदुस्तान की कंपनियों में बहुत ज़्यादा है, तो वो कहीं इसको मिसयूज़ ना कर सकें। तो ये अमेंडमेंट्स भी आ चुके हैं अब, लेकिन सबसे महत्व की बात ये है कि आज हाउस चले तो ये हो जाए, पास हो जाए, अदरवाइज़ ये दिन में ना पास हो जाए। जी आशंका है। जी, सुनीता जी, जो जिस बात का जिक्र मैंने किया कि अगर हमारी पारंपरिक औषधियों का संरक्षण किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जनजातीय क्षेत्र के हमारे जनजातीय भाई बहनों का भी संरक्षण होगा, उनके जीवन में एक महत्व आएगा और कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन होगा उनका जीवन यापन करना भी। बिल्कुल प्रतिबिंब, मैं एग्री करती हूँ आपकी इस बात से कि क्योंकि जो जनजातीय हमारा इलाका है वहाँ पर ही इस तरह की जो औषधियाँ हैं, इस तरह के जो जड़ी बूटियाँ हैं वो पाई जाती हैं और उन लोगों को इसके बारे में बहुत गहन जानकारी होती है। आप ये देखिए कि बहुत बार आपने देखा होगा कि जैसे मुझे भी मौका मिला उत्तरकाशी की तरफ जाने का, तो अगर आप सुदूर एकदम से पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर एक पौधा होता है कि जिसको हाथ लगाने से आपको पूरे एकदम से चारों तरफ खुजली आपको जो है होने लगेगी, और वहीं पर ही एक पौधा ऐसा होता है कि उसको लगाने से वो खुजली आपकी ठीक हो जाती है। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में कि आम जो शहर में रहने वाला नागरिक है उसको इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। जो हमारी जनजातियाँ हैं उनको, क्योंकि वो वहीं पर नेटिव वहाँ के होते हैं, तो उन लोगों को इसके बारे में बहुत जानकारी होती है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि अगर इसको हम आज इस बिल को पास करते हैं तो इससे जो हमारी औषधियाँ हैं उनको जो संरक्षण मिलेगा, तो हमारी जो आदिवासी जातियाँ हैं उनको भी मुझे लगता है कि इससे लाभ मिलने वाला है। और उनको जब कोई एक पर्टिकुलर किसी औषधि के बारे में, किसी पौधे के बारे में उसको ये बताया जाएगा कि ये पौधा जो है इसको आपको संवर्धन करना है, इसका संरक्षण करना है, तो उन लोगों को भी इस बात की नॉलेज होगी कि ये पौधा कितना इंपॉर्टेंट है कि इसको आगे ले जाकर जो है वो सभी के लिए किसी न किसी औषधि के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसको और अच्छी तरीके से वो लोग उगा सकेंगे वहाँ पर, और उसकी जो है उससे उनको लाभ भी मिलेगा, उनको पैसा भी मिलेगा, उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इस बात। जी जी, चलिए एक नजर डाल लेते हैं राज्यसभा की आज की कार्यसूची में कौन कौन से कार्य सूचीबद्ध हैं उस पर। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में आज प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा होना सूचीबद्ध है। वित्त मंत्री विधेयक को चर्चा के लिए पेश करने वाली हैं। इसके साथ ही सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे।
प्रश्नकाल की अगर बात करें तो इसमें अहम प्रश्न पूछे जाएंगे और नियम 377 के अधीन सदस्य लोकहित से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे और साथ ही सदन के पटल पर अहम पत्र भी रखे जाना कार्यसूची में शामिल है। राज्यसभा की कार्यसूची में कई अहम प्रतिवेदन भी पेश किए जाना सूचीबद्ध है। प्रतिवेदनों की बात करें तो सांसद प्रकाश जावड़ेकर विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। अखिलेश सुमन, हम रुक करते हैं अपने सहयोगी का। अखिलेश, क्या कुछ खास रहने वाला है राज्यसभा के भीतर? देखिए प्रतिबिंब, जैसा कि आपने एक संक्षिप्त जानकारी तो दी, लेकिन थोड़ा सा मैं विस्तार करता हूं उस पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होती है शून्यकाल से, और शून्यकाल में जो मुद्दे उठाए जाते हैं काफ़ी कई बार लगेगा कि स्थानीय मामले हैं, लेकिन कई बार ये भी लगेगा कि वो राष्ट्रीय मामले हैं। तो चूंकि काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा को कहा जाता है, तो इसलिए कई बार राज्यों के भी सवाल उसमें उठते हैं। और एक जो बहुत सबसे पहला ही जो एक सवाल है आज बीजेपी के सांसद सिकंदर कुमार ने उठाया है, उन्होंने उठाया है इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पांगी वैली इन हिमाचल प्रदेश। तो आप समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक जो पांगी वैली है उसमें बिजली की कमी कि किस तरीके से लोगों को परेशान कर रही है, इसमें क्या केंद्र सरकार कर सकती है, किस तरह से राज्य के साथ समन्वय हो सकता है, इस पर उन्होंने सुझाव दिया है, उन्होंने चिंता जाहिर की है। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण सवाल है जो वी शिवदासन है, उन्होंने पूरे देश में जो नर्स हैं, जो नर्सेज हैं, नर्सेज की समस्याओं के बारे में उन्होंने सवाल उठाने की सोची है, वो उठाएंगे शून्यकाल में। एक तीसरा एक काफ़ी रोचक सवाल है, उन्होंने ए.के. मित्तल है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इस तरीके से बदलने की बात कही है, उसमें सुधार की बात कही है, ताकि उसमें जो राइट टू लाइफ है और राइट टू पर्सनल लिबर्टी है संविधान के प्रावधानों के मुताबिक उसको सुनिश्चित किया जाए। तो निश्चित तौर पे आप जानते हैं कि जैसा कि कई देशों में मृत्युदंड की बात नहीं मानी जाती, तो हो सकता है उनकी जो ये चिंता है उस ओर इंगित करती हो। और एक चौथा जो एक काफ़ी महत्वपूर्ण है जो देश के किसानों से जुड़ा हुआ है, अनिल हेगड़े हैं जेडीयू के, उन्होंने इस बात की चिंता जाहिर करने की सोची है जब सदन बैठेगी शून्यकाल में। उन्होंने कहा है कि जो ट्रेडिशनल फार्मर्स हैं, जो ट्रेडिशनल बीज को बचाते हैं, उनके आधार पे काम करते हैं, उन्हें संरक्षित करते हैं, उन लोगों को सरकार को सपोर्ट देना चाहिए। तो निश्चित तौर पे इन 4 के अलावा 7 और हैं, मतलब कुल 11 जीरो आवर के सवाल हैं जिस पे सदस्य सवाल उठाएंगे, जिसमें कि बीजेपी है, सीपीआई है, सीपीएम है, जेडीयू और आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस ने आज कोई सवाल जीरो आवर में उठाने की नहीं सोची है। तो कह सकते हैं इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि एक बिल है जो कंपटीशन अमेंडमेंट बिल है 2023। कंपटीशन अमेंडमेंट बिल दरअसल 2022 में भी आया था, 2023 में आया है। उसमें एक बहुत ही खास बात कह सकते हैं कि आज के दिन में जब कह सकते हैं कि हमारा जो ग्लोबल कंपनीज हैं भारत में काफ़ी काम कर रही हैं और देश की कंपनियां भी काफ़ी काम कर रही हैं, उनमें किस तरीके से प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हो, लेकिन ऐसा ना हो कि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा के कारण छोटी जो कंपनियां हैं वो कंपनियां उसका शिकार बन जाए नकारात्मक तरीके से। इसीलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को कुछ बड़े अधिकार दिए गए हैं, जिसमें कि खास तौर पे इस बात का अधिकार दिया गया है कि जो पेनाल्टी जो कंपटीशन को मारने की कोशिश करता है जो बड़ी कंपनी, उसको पेनाल्टी जो है वो ग्लोबल उसके टर्नओवर के आधार पे दिया जाए, न कि भारत के डोमेस्टिक टर्नओवर के आधार पे। तो यह है कि बहुत ही बड़ा एक मामला है, बहुत ही कह सकते हैं कि देसी जो कंपनियां हैं या छोटी कंपनियां हैं उनको किस तरीके से काम कर सकेंगे, एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, इसके लिए एक बहुत बड़ा एक उपाय किया जा रहा है इस बिल के माध्यम से। दूसरा इसमें एक और भी है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को मर्जर और एक्विजिशन के मामले में बताया गया है कि उसमें एक 2000 करोड़ से ज़्यादा का अगर मर्जर और एक्विजिशन होता है तो उसमें कंपटीशन कमीशन की अनुमति लेना अनिवार्य है, ताकि कोई गलत तरीके से कोई मर्जर एक्विजिशन नहीं हो, ताकि जो छोटी कंपनी है उस छोटी कंपनियों को नुकसान पहुंचाया जाए। तो ये दो चीज़ें मैंने बताई प्रतिबिंब, जो बहुत ही खास चीज़ें हैं। अगर प्रश्नकाल के बारे में अगर बाद में पूछेंगे तो प्रश्नकाल के बारे में बताऊंगा। जी, प्रश्नकाल के लिए वापस आपके पास आएंगे। अभी तक की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता दुग्गल जी। शून्य काल का जिक्र किया यहाँ पर, शून्य काल भी बेहद महत्व का होता है और हमने देखा है लोकसभा के भीतर जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रयास किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा भी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मुद्दे प्रश्नकाल शून्यकाल के दौरान समाहित हो सकें माननीय सांसदों के। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कमी या बाधित
जो है उसकी जो उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है, ये इसलिए भी महत्व का मुद्दा है क्योंकि प्रधानमंत्री का बार बार इस बात पर जोर रहता है कि कहीं ना कहीं ऊर्जा के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इसलिए लगातार क्लीन एनर्जी पर वो जोर दे रहे हैं, सरकार का भी उस पर खासा जोर रहता है। कितना महत्व का मुद्दा है? जी बिल्कुल प्रतिबिंब, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की ये कोशिश रहती है कि बिजली जो है वो हर गांव में, हर घर के अंदर जो है पहुंचनी चाहिए। और इसी संदर्भ में आपने देखा होगा कि लद्दाख के अंदर मुझे लगता है कि शायद दुनिया का ही सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो है वो लगाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो है ये पता लगा है कि वहाँ पर वो काफ़ी सक्सेसफुल जो है हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की जो एक ये जो शून्यकाल के अंदर ये क्वेश्चन उठाया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसके किस तरह से इसको जो है हम उसका जवाब जो है वो जो मंत्री जी उसमें देंगे, खासकर जो रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर साहब हैं आर.के. सिंह जी, तो वो इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर तो मुझे लगता है कि चाहे हम हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें उसके माध्यम से भी, और अब तो जैसे लद्दाख में मैंने आपको बताया कि उसके माध्यम से भी हमारी कोशिश है कि सब जगह पर बिजली पहुँचनी चाहिए। और अभी आपने देखा होगा कि जो हमारी हरियाणा के अंदर जो है वो पूरे के पूरे राज्य के अंदर जो रेलवेज हैं उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। तो ऐसे उसमें मुझे लगता है कि जब हम इस तरफ इतनी तेज गति के साथ बढ़ रहे हैं, इतना विकास जो है पूरे देश के अंदर हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो जरूर इस बात की तरफ ध्यान किया जाएगा कि वो जगह कौन सी है जो अभी भी उनको लगता है कि जहां पर बिजली जो है बाधित है, वहां पर ठीक तरीके से वहां के वासियों को, ग्रामवासियों को बिजली नहीं पहुंच पा रही है। तो मुझे लगता है कि इसकी तरफ जो है जरूर माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे। जी जी सुशील जी, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मी में जो है ज़्यादा जो है खपत होती है बिजली की, और निर्बाध रूप से लोगों का काम हो सके, उनको इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध हो सके, वो तय करना सरकारों का काम है, केंद्र सरकार का भी काम है और राज्य सरकारों का भी काम है। इसलिए जो दूसरे विकल्प हैं ऊर्जा के, क्या उनकी तरफ हमें बहुत तेज़ी से ध्यान देना चाहिए, बहुत तेज़ी से उस और हमें जाना चाहिए, और अगर ऐसा है तो उसके लिए हमें क्या कुछ करना होगा? प्रतिबिंब जी, इस देश की आज़ादी को 75 साल हो गए, आज भी बिजली का कट लगते हैं। हिंदुस्तान के हर गांव का इलेक्ट्रिफिकेशन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। सरकारें, पार्टियां आती रही, बदलती रही, जाती रही। ये जो अल्टरनेटिव एनर्जी का है, बहुत पहले सोचा जाना चाहिए था। आज सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हिंदुस्तान के अंदर नो डाउट के बढ़ रहा है, परंतु उसकी गति जिस गति से बढ़ना चाहिए, जो क्लीन एनर्जी है लोगों को मिलनी चाहिए और अफोर्डेबल प्राइस पे मिलनी चाहिए। मैं ये बताना चाहूँगा यहाँ पे कि सरकार ने पिछले करीब 3 साल के अंदर जो पहले 28,000 रुपये किलोवाट सोलर एनर्जी का प्लांट लगता था, अब लगभग मार्केट में वो 42,000 रुपये किलोवाट के हिसाब से लगता है। इतना परसेंटेज इस पर रेट बढ़ गया। रादर इस पे रेट कम होने चाहिए थे। हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन इनके बढ़ने चाहिए थे। बाकी ज़रूरत पड़े तो दुनिया की बाकी देशों से भी हमें सौर पैनल्स के जो अच्छी टेक्नोलॉजी है उसको लाके हिंदुस्तान के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। अब पूरे घर क्लीन एनर्जी से बने, बड़े बड़े ऑफिसेस क्लीन एनर्जी से बने। दिल्ली के अंदर मेट्रो जो है ये क्लीन एनर्जी से काफ़ी हद तक चल रही है। दिल्ली के बिजली मंत्री ने पहले कहा था अगर हमारे जो पुराने बिजली के एग्रीमेंट ख़त्म कर दें तो पूरी दिल्ली को हम 2 रुपये यूनिट के अंदर बिजली दे सकते हैं, ताकि जो आप सोलर एनर्जी की बात करें, विंड एनर्जी की बात करें, जो सिस्टम देश के अंदर जो अभी तक इतने डेवलप नहीं हुए हैं उनको डेवलप होना चाहिए, ताकि लोगों की जो हर रोज़ की समस्याएँ हैं, और आज कहीं 10 रुपये, कहीं 12 रुपये, कहीं 13 रुपये और कहीं 8 रुपये बिजली प्रति यूनिट मिल रही है। सस्ती बिजली भी लोगों को मिले ताकि लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठ सके और देश के अंदर जो बिजली की कमी है उसकी समस्या भी ना रहे। जब भी गर्मियाँ आती हैं हर सरकार ये कहती है अब बिजली का संकट होगा, इस दफ़ा बिजली का कम इस्तेमाल करो, बिजली को देख के इस्तेमाल करो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज इतने हैं कि हम सूर्य के माध्यम से, हवा के माध्यम से
बिजली को पैदा कर सकते हैं, तो उस टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए। जी जी, अगर बात करें सौर ऊर्जा की, तो जो पैनल लगते हैं इस ऊर्जा को जो है ग्रैब करने के लिए, संजीव जी, वो शायद बाहर से आते हैं, थोड़ा सा महंगा पड़ते हैं। एमएसएमई के क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई थी एक कार्यक्रम के दौरान। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमें थोड़ा सा सहयोग दे तो वो ये पैनल जो हैं वो भारत में ही बना सकते हैं। उस दिशा में क्या कुछ हो रहा है, एक बात। दूसरा, विंड एनर्जी को लेकर भी बहुत ज़्यादा जोर था इस सरकार का, और मोदी जी ने लगातार बार बार इस बात का जिक्र भी किया। लेकिन जो हमारे विंड एनर्जी के सबसे बड़े सोर्स हो सकते हैं वो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो है ज़्यादा काम होना चाहिए था, प्रयास भी किया गया। वो किस स्तर तक पहुँचा है, किस चरण में वहाँ पर इस क्षेत्र में काम हो रहा है, इस पर ध्यान देना क्या बेहद आवश्यक है? जी बिल्कुल, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी हिंदुस्तान में सरकार की बहुत प्राथमिकता रही है कि ऑल्टरनेटिव सोर्सेज पे फोकस करे, और विंड एनर्जी खासकर कोस्टल एरियाज़ में वहीं लग सकती है, क्योंकि वहाँ हवा का रुख बड़ा तेज़ होता है। और प्लस प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली विंड सोलर एनर्जी के लिए गुड़गांव के पास एक बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है, वहाँ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो फोकस बेसिकली ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी से हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा ताकि गांव और दूर दराज के इलाकों में बिजली पहुंच सके। लेकिन साथ की साथ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरफ, क्लीन एनर्जी की तरफ बहुत फोकस है, ताकि कार्बन क्रेडिट्स मिल सकें, और इंडिया इस लिहाज से काफ़ी आगे जा चुका है। एक और मुद्दा यहाँ पर बहुत महत्व का है, क्योंकि आपने हरियाणा का जिक्र किया और आप स्वयं भी हरियाणा से संबंध रखती हैं। पारंपरिक बीज का एक मुद्दा उठाया गया कि पारंपरिक बीज का संरक्षण करने वाले किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कुछ कारगर कदम सरकार को उठाने चाहिए, या फिर कृषि मंत्रालय को इस दिशा में कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहिए। ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि पहले हम देखते थे कि पारंपरिक बीज जो है फसल उगने के बाद रख ली जाती थी, और अगली बार जब बुआई होती थी उन पारंपरिक बीजों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन उसके बाद हाइब्रिड बीज आने लगे कि एक बार आपने इस्तेमाल किया, एक बार फसल आई, उसके बाद समाप्त। आप उसका इस्तेमाल फिर से फसलों को उगाने के लिए नहीं कर सकते थे। क्या इस क्षेत्र में अगर सरकार ध्यान दे, कृषि मंत्रालय ध्यान दे, तो जो किसानों का ध्यान रखने की बात लगातार की जाती है सरकार के द्वारा, किसानों का संरक्षण होगा, उनकी दिनचर्या भी जो है बेहतर होगी, उनका जीवन भी कहीं ना कहीं जो है खुशहाल होगा, बेहतर होगा। क्या मानती हैं आप? बिल्कुल मानती हूँ प्रतिबिंब जी, क्योंकि आपने भी नोटिस किया होगा कि जो क्वालिटी पहले के फसल में होती थी या पहले के अनाज में होती थी, वो धीरे धीरे इस हाइब्रिड की वजह से जो है वो टेस्ट उसका ख़त्म होता जा रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो पारंपरिक जो हमारी व्यवस्था है उसके तहत अगर उन बीजों का संरक्षण करें, क्योंकि एक आपने देखा होगा कि अब की बार माननीय प्रधानमंत्री जी के जो है वो सहयोग से, उनकी कोशिश से इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है घोषित किया गया है। और मिलेट्स जो है वो दूर दराज के ऐसे इलाकों में जो है ज़्यादा उगता है कि जहाँ पर जो हमारा ग्रामीण आंचल का वो किसान जो ज़्यादा बड़ी फसलें जो हैं उनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं होती है, तो जो बहुत ज़्यादा क्रॉप वहाँ पर उनकी वीट की या राइस की वो नहीं लगा सकता, तो वहाँ पर वो इस तरह की परंपरागत खेती करता है। और पिछले दिनों ही मैं देख रही थी कि एक महिला जो है वो मुझे अभी थोड़ा ये ध्यान नहीं आ रहा कि मध्य प्रदेश या उड़ीसा में किसी बिल्कुल आदिवासी इलाके की उसने मुझे लगता है कि शायद सैकड़ों की संख्या में उसने जो है वो बीज का संरक्षण कर रखा था। जितने भी जो हमारे ये श्री अन्न का नाम हम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, मिलेट्स के सैकड़ों की संख्या में उसने घड़े के अंदर जो है वो बीज का संरक्षण किया था। और उनको मुझे लगता है कि शायद उनको इनाम भी जो है कृषि मंत्रालय की तरफ से मिला। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो टेस्ट जो है वो स्वाद जो है वो धीरे धीरे इस हाइब्रिड की वजह से ख़त्म होता जा रहा है। और किसान जो हैं उनको भी इसका बहुत लाभ मिलेगा कि जो बीज के लिए उनको जो पैसा अलग से लगाना पड़ता है बीज खरीदने के लिए,
उससे भी उनको मुझे लगता है कि उनका बचाव होगा कि अपने ही अगर वो अच्छी जो खेती है उसके बीज को, अच्छे बीज को अगर वो जो उसका संरक्षण कर लेते हैं तो मुझे लगता है इसका बहुत लाभ मिलेगा। इसकी तरफ बहुत ज़रूरी है कि कृषि मंत्रालय को जो है ध्यान देना चाहिए। जी, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक उस पर वो भी पेश किया जाने वाला है, चर्चा होने वाली है, जो कि लोकसभा के भीतर पास हो चुका है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रश्नकाल के दौरान आज लोकसभा में शिक्षा मंत्रालय से 10 सवाल पूछे जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय से IT और NIT में रिक्त पदों के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही मंत्रालय से भारत में बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाएगा। इसके साथ ही प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्रालय से 3 प्रश्न पूछे जाने हैं। मंत्रालय से एक प्रश्न जाली मुद्रा से संबंधित पूछा जाएगा। साथ ही मंत्रालय से चबाने वाले तंबाकू पर क्षति पूर्ति उपकर में संशोधन से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाएगा। सीधा रुख करते हैं, पवन कुमार शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, कुछ प्रश्नों का जिक्र तो हमने कर दिया है, इसके अतिरिक्त कौन से महत्व के प्रश्न अलग अलग मंत्रालय और मंत्रियों से पूछे जाएंगे आज? प्रतिबिंब अगर मैं बात करूं प्रश्नकाल की, आज के लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो सवाल हैं वो शिक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। 10 प्रश्न हैं जैसा आपने बताया। एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज से जुड़े 3 प्रश्न हैं। फाइनेंस से जुड़े 3 प्रश्न हैं और इसके साथ ही टूरिज्म, ट्राइबल अफेयर्स, स्किल डेवलपमेंट, कल्चर और कॉरपोरेट अफेयर्स, इससे एक प्रश्न है। तो महत्वपूर्ण प्रश्नकाल है और सारे ही प्रश्न जो प्रश्नकाल में रहते हैं सब महत्वपूर्ण रहते हैं। प्रतिबिंब जी, आज की अगर मैं बात करूं शिक्षा से संबंधित ज़्यादा है, तो जैसे आपने बताया, एक तो यही सवाल है कि जो IITs और NIT हैं देश में, ये सारे के सारे जो है साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए संस्थान हैं जहाँ पे शोध भी होता है और देश के जो है टेक्नोक्रेट्स पैदा होते हैं इन संस्थानों में। वहाँ पे वैकेंसी जो है, चाहे वो फैकल्टी पोजीशंस हैं या बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनके बारे में सवाल है। ये विजय बघेल जी, उनका सवाल है। उसके साथ ही ये S अम्बरीश हैं, सांसद जो S अम्बरीश, उनका है स्टेटस ऑफ गर्ल एजुकेशन, जो लड़कियों की शिक्षा का मामला है उसका स्टेटस उन्होंने पूछा, भारत में कैसी स्थिति है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। इसके अलावा टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कैसा रेशो है, इससे संबंधित भी सवाल है। उसके साथ ही ये जो सुसाइडल केसेस बढ़ रहे हैं शिक्षण संस्थानों में, उसको लेकर भी सवाल है। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण सवाल शिक्षा से जुड़े हुए। इसके अलावा जो है वो स्किल डेवलपमेंट में प्रोफेशनली कैसा काम हो रहा है, उससे संबंधित सवाल है। और इसके साथ ही जो फंड्स अंडर CSR है, दिलेश्वर कामत का सवाल है, वो भी सवाल है। और इसके अलावा एनवायरनमेंट, जो कोल माइनिंग से एनवायरनमेंट प्रभावित हो रहा है, उससे रिलेटेड भी सवाल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पवन, जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए। यहाँ पर IIT और NIT का यहाँ पर जिक्र किया है यहाँ पर सुनीता जी, और हमने एक प्रोग्राम भी किया था पिछले दिनों अनुसंधान के क्षेत्र में शोध की संख्या से लेकर शोध की गुणवत्ता तक, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने देखा पिछले 4-5 बरस में शोध की संख्या की बात हो, शोध की गुणवत्ता की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत अपना जो है पक्ष बहुत मजबूती से रख रहा है। ऐसे में जो हमारे केंद्र हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर शोध अनुसंधान होते हैं, वहाँ पर टीचर्स की क्या स्थिति है, शोध करने वाले शोधार्थी कितनी संख्या में वहाँ पर मौजूद हैं, उसका ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। तो इसलिए ये प्रश्न कितना महत्व का है? हाँ, नहीं, देखिए प्रतिबिंब जी, ये तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे खासकर जो बहुत इम्पोर्टेंट शोध संस्थान हैं उसके अंदर जो है वो जो स्टाफ है, जो उसके अंदर वैज्ञानिक हैं, उनका सही संख्या उनकी वहाँ पर होनी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप देखिए, चाहे हम IIT मद्रास की बात करें, जो है IIT हम रुड़की की बात करें, IIT कैलकाटा, तो इन जगहों पर जो है वहाँ पर हमारे जो छात्र हैं वहाँ पर बहुत शिद्दत के साथ, बहुत मेहनत के साथ जो है वहाँ पर रिसर्च करते हैं। और खासकर अगर आप देखें कि ये जो हमारा जो 3G से 4G फिर 5G, इसमें उनका हमारे खासकर हिंदुस्तान का बहुत अग्रणी हम इसमें चल रहे हैं। और ड्रोन की बात करें तो बहुत सी ऐसी, मुझे लगता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, इन सब चीज़ों के अंदर हिंदुस्तान का जो हमारा वैज्ञानिक है वो बहुत तेज़ गति के साथ चल रहा है। तो ऐसे उसमें अगर वहाँ पर संख्या जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो मुझे लगता है कि उससे कहीं ना कहीं जो शोध है वो बाधित होंगे।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़रूरी है कि संख्या जो है वहाँ पर जो रिक्विजिट वहाँ की संख्या है वो वहाँ पर पूरी होनी चाहिए। जी जी, ये तो आईआईटी और एनआईटी की बात हो गई सुशील जी। इसके अलावा जो स्कूल में टीचर्स और छात्रों का अनुपात क्या है? हमने देखा है कि एक बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं और विशेष रूप से सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक ही कक्षा में 100 के करीब भी छात्र छात्राएं हैं, लेकिन वहाँ पर पढ़ाने वाले टीचर्स की संख्या कम है। कितना महत्व का सवाल है और इस पर क्या कुछ किया जाना चाहिए सरकार की ओर से? हिंदुस्तान को अगर विकसित करना है तो शिक्षित करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के अंदर सरकारी स्कूलों का बहुत अच्छा रख रखाव नहीं हो पा रहा है। वहाँ पे शिक्षकों को अदर देन एजुकेशन बहुत से काम दे दिए जाते हैं कि इलेक्शन ड्यूटी लगा दी है, बाकी ड्यूटियाँ लगा दी हैं। वो बच्चों के साथ एक अन्याय होता है। मैं हरियाणा से आता हूँ। हरियाणा के शिक्षा मंत्री से थोड़े दिन पहले मेरी बात हो रही थी। बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ स्कूलों के अंदर खाली पड़ी हुई हैं। एक एक विद्यालय के अंदर साइंस के अध्यापक नहीं है, गणित के अध्यापक नहीं है, सामान्य विज्ञान के अध्यापक नहीं है और 50% शारीरिक शिक्षा के अध्यापक उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर इस देश के बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? उनकी पूरी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, ये सरकार को इंश्योर करना चाहिए। और जहाँ तक शोधकर्ताओं की आपने बात की थी, मैं इस बात का एक निश्चित ओपिनियन रखता हूँ कि हिंदुस्तान का जो वैज्ञानिक है उसको जो वो इन्वेंशन करता है उसमें रॉयल्टी का कुछ पार्ट बनना चाहिए। पिछले दिनों मेरा DRDO के अंदर जाना हुआ। वहाँ के जो हमारे बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं, परंतु जितना भी शोध किया रॉयल्टी के नाम पे कुछ नहीं मिलता। जब रॉयल्टी के नाम पे नहीं मिलता, तनख्वाहें पदोन्नति के नाम पे भी बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है, तो जो अच्छे लोग हैं वो कहीं ना कहीं विदेशों की तरफ अट्रैक्शन उनको मिलता है कि वहाँ पे उनका जो भी इन्वेंशन है, जो उनकी खोज है, उसके ऊपर उनको कुछ न कुछ रॉयल्टी मिलती है। तो हिंदुस्तान के अंदर भी ये परंपरा बननी चाहिए, चाहे हमारी शिक्षण संस्थाएं हों, चाहे हमारी दूसरी वैज्ञानिक संस्थाएं हों, जहाँ जहाँ भी शोध होता है, ताकि शोधकर्ता मन लगा के काम करे और उसके अंदर और अच्छे तरीके से मेहनत करे। उसका कुछ न कुछ जो पारितोष जिंदगी भर उसका मिलता है, उसका कुछ हिस्सा उसके खाते के अंदर जाना चाहिए। जी जी, बात कर लेता हूं मैं संजीव जी। जो विधेयक की बात यहाँ पर हमारे सहयोगी ने बताई कि प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक जो कि लोकसभा के भीतर पारित हो चुका है, वो राज्यसभा में उस पर चर्चा होने वाली है और उसको पारित कराने का प्रयास संबंधित मंत्री के द्वारा किया जाएगा। कितना महत्व का ये विधेयक है, क्योंकि जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि मंझोले और जो छोटी कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं जो है इस प्रतिस्पर्धा में पिस जाती हैं, उनके अधिकार सुरक्षित नहीं रह पाते हैं। उनके अधिकार सुरक्षित रहें और वो भी जो है प्रतिस्पर्धा के भीतर अपनी जगह बाजार में बना पाएं, ये प्रयास सरकार का है इस विधेयक के जरिए। क्या ये बात सही है? जी, ये कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2002 का एक्ट है जिसको ये अमेंड करेगा और जिससे कंपटीशन, हर फील्ड में कंपटीशन ख़त्म ना हो और फॉरेन कंपनीज़ या कंपनीज़ जिनके पास बहुत पैसा है वो छोटी कंपनियों को खा ना जाएं, छोटी कंपनियों को टेक ओवर करके कंपटीशन ख़त्म ना कर दें हर फील्ड में, उसके लिए ये लाया जा रहा है। और पहले जैसे दो उसके यार्ड स्टिक्स थे कि 1000 करोड़ का अगर टर्नओवर है उस कंपनी का और दूसरी ओर टोटल एसेट्स 1000 करोड़ के हों और टर्नओवर 3000 करोड़ का हो, लेकिन अब इनका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो 2000 करोड़ की, ये भी बीच में लाया जा रहा है क्योंकि कई कंपनियां ऐसी हैं जो फ्री ऑफ चार्ज सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उसमें प्रॉफिट नहीं कमाती, तो उस लिहाज से वो निकल ना जाए। जैसे सोशल मीडिया की कंपनीज़ हैं, वो इनिशियली फ्री सर्विस देते हैं तो उस पर उनका प्रॉफिट्स और वो सब कुछ नहीं होता, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये बिल लाया गया है जिससे हर फील्ड में कंपटीशन रहे, उस लिहाज से कंपटीशन ख़त्म ना हो और छोटी कंपनियों को जो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, जैसे इंडिया का फोकस अभी बहुत स्टार्टअप्स पे रहा है और स्टार्टअप्स और को प्रमोट करने के लिए रहा है,
तो उस लिहाज से वो कंपटीशन ख़त्म ना हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है उस जी। और कहीं ना कहीं जो विलय होते हैं दो कंपनियों के बीच, उसमें भी पारदर्शिता बरती जाए, वो भी तय करता है ये विधेयक। बात कर लेते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में पूछे जाने वाले सवालों की अगर बात करें तो नागर विमानन मंत्रालय से आज 4 सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों में से एक सवाल ड्रोन के उपयोग के प्रति नीति से संबंधित होगा। साथ ही वायुसेना के विमानपत्तनों का नागरिक उड़ानों के लिए उपयोग किए जाने से संबंधित भी एक सवाल पूछा जाएगा। इसके साथ ही आज जल शक्ति मंत्रालय से भी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। सवाल के माध्यम से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी मांगी जाएगी। साथ ही एक अन्य प्रश्न के माध्यम से नल से कनेक्शन के माध्यम से सभी घरों को पेयजल उपलब्ध कराए जाने के बारे में भी जानकारी हासिल की जाएगी। अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, सेगमेंट आ गया है प्रश्नकाल का, क्या कुछ और खास पूछा जाने वाला है प्रश्नकाल के भीतर? देखिए, निश्चित तौर पे प्रतिबिंब में जैसा कि आप जानते हैं कि शून्यकाल के बाद राज्यसभा में प्रश्नकाल लिया जाता है जो 12 से 1 बजे तक चलता है। और इसमें अमूमन जो हर रोज़ तकरीबन हर रोज़ ये तय है कि 15 सवाल लिए जाएंगे जो ओरल आंसर के लिए होते हैं, जो सदन के पटल पे मंत्री उसका जवाब देते हैं। और इसमें अगर इसकी तुलना की जाए तो आज एग्रीकल्चर से रिलेटेड 4 प्रश्न हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT से रिलेटेड 4 प्रश्न हैं। उसके अलावा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से 2 प्रश्न, रेलवे से 2 प्रश्न, और उसके बाद कंज्यूमर अफेयर्स, एनिमल हस्बेंड्री और हेवी इंडस्ट्री से 1-1 सवाल है। तो कह सकते हैं कि हर रोज़ एक तरीके से तय होता है कि आज किस किस विभाग के सवाल रहेंगे, तो उसमें ये आज का डिस्ट्रीब्यूशन है। उसमें एक जो कह सकते हैं रोचक सवाल एक सबसे जो है कि आज जिस तरीके से कोरोना के बाद एक्सपोर्ट में जो भारत में बढ़ोतरी हुई है उसके बारे में एक सवाल पूछा गया है सुमित्रा बाल्मिक द्वारा। उन्होंने सवाल पूछा है कि किन किन कंट्रीज में एक्सपोर्ट बढ़ा है, किन किन मामलों में एक्सपोर्ट बढ़ा है और किन किन वस्तुओं का एक्सपोर्ट बढ़ा है। और उसके बाद उन्होंने यह भी सवाल पूछा है कि आगे और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। तो निश्चित तौर पे जब कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री से ये सवाल है तो कई पूरक सवाल भी होंगे, और उसमें एक तरह से कहें कि छोटे समय के अंदर एक एक्सपोर्ट का जो क्लाइमेट है हमारे देश में, उस एक्सपोर्ट क्लाइमेट पे एक छोटी सी चर्चा भी एक तरीके से हो जाती है, क्योंकि जब पूरक सवाल पूछते हैं तो मंत्री उसका एक बड़ा जवाब भी देते हैं। उसके अलावा एक और रोचक सवाल है वो साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग से जुड़ा हुआ है, जो M षणमुगम और विनय विश्वम ने पूछा है कि साइबर सिक्योरिटी में इंटर मिनिस्ट्रियल क्या क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं और उसके अलावा हैकिंग की क्या स्थिति है। तो ये दोनों मिला के कह सकते हैं कि बड़ा एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जिस तरीके से हम ज़्यादातर हमारे कारोबार, ज़्यादातर हमारे कामकाज ऑनलाइन हो गए हैं, ऐसे में साइबर सिक्योरिटी की महत्ता बड़ी बन जाती है। और अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि एम्स जैसे संस्थानों में भी हैकिंग हो गया, उसके कारण बहुत दिन तक एम्स का काम प्रभावित हुआ। तो इस अखिलेश सुमन, आपने जानकारी उपलब्ध करवाई है और बारीक जानकारी हमसे साझा की है और दर्शकों तक वो बारीक जानकारी पहुंच भी गई है। चूंकि समय समाप्त हो रहा है तो दोनों माननीय सांसदों से एक टिप्पणी ले लेते हैं प्रश्नकाल में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उस पर, लेकिन आपने जानकारी उपलब्ध करवाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील जी, यहाँ पर बात की जा रही है एक्सपोर्ट बढ़ा है और लगातार वैश्विक परिदृश्य पर क्या कुछ चल रहा है वो सबके सामने है, और कोरोना काल के बाद क्या परिदृश्य बदला है वो भी सबके सामने है। उसके बावजूद भी चुनौती स्वीकार करते हुए हम एक्सपोर्ट बढ़ाने में कामयाब हो गए हैं। कितनी बड़ी कामयाबी? देखिए, इस देश के अंदर जितना एक्सपोर्ट बढ़ा है, इंपोर्ट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम अपने यहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज़ को इतना सक्षम बनाएं कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इंपोर्ट कम हो, तो इस देश की तरक्की के अंदर उसका एक साधन बनेगा। परंतु बहुत हमने विशेषकर इस कोरोना के बाद चाइना से हमने इंपोर्ट बंद करने की बात की और पूरे देश में मेक इन इंडिया का एक जो मुहिम चलाया, परंतु उसके बाद भी जब संसद के अंदर ये मामले सामने आते हैं तो वो इंपोर्ट हम कम नहीं कर पाए, लगातार वो इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है। ये बात अच्छी है कि हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, परंतु इंपोर्ट घटना चाहिए अगर हमने अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना है। हिंदुस्तान के जो स्मॉल एंड मीडियम उद्योगपति हैं, नोटबंदी के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत के अंदर आए थे। उसके बाद
बेरोजगारी लगातार यहाँ पे बढ़ती चली गई। जी, समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं सुनीता जी आपसे टिप्पणी ले लेता हूँ। हमने देखा कोरोना काल में विशेष रूप से हमारे कृषि क्षेत्र ने हमारा बहुत सहयोग किया और कृषि उत्पाद जो हैं उनका एक्सपोर्ट बढ़ा। इसके अलावा मसाले जो हैं उनका एक्सपोर्ट बहुत बढ़ा है। आज ये पूछा जाने वाला है कि इसके अतिरिक्त कौन कौन से क्षेत्र में और किन किन देशों को हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, कितना महत्व का सवाल। देखिए, बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि जैसा कि अब के बार के जो फाइनेंस बिल के अंदर भी माननीय वित्त मंत्री जी ने रखा कि सरकार की ये कोशिश है कि जो हमारे कृषि के उत्पाद हैं उसका हम जो है इंपोर्ट मिनिमम करें। इसी संदर्भ में आप देखिए कि एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन, उसकी 1 मिलियन के करीब जो बेल्स हैं उसकी खपत हमारे देश के अंदर होती है, जिसके अंदर जो हमारा उत्पादन है वो केवल 4 लाख जो है बेल्स का होता है और 6 लाख बेल जो हैं वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो सरकार ने ये कहा है कि सरकार इसमें एक्स्ट्रा जो है वो मदद हमारे किसान भाइयों की करेगी, ताकि जो 6 लाख बेल्स हैं वो भी हम अपने ही देश के अंदर उगा सकें। और इसलिए इसको एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन जो है इसकी उसके लिए खपत के लिए सरकार की तरफ से बहुत सी कोशिश है। तो इसी तरह से मुझे लगता है हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और सरकार की पूरी कोशिश है कि हर क्षेत्र के अंदर जो है भारत आत्मनिर्भर बने। जी जी, क्या कई बार, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कई बार ये भी कहा है संजीव जी, आपदा को जो है अवसर में जो है बदलो, और एक आपदा का एक जो है माहौल बना हुआ है रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से। इसको लेकर इसका भी लाभ जो है वैश्विक तौर पर शांति का जिक्र लगातार प्रधानमंत्री करते हैं कि ये युद्ध काल नहीं है, ये बात कहते हैं, लेकिन क्या उस वजह से भी क्या हमें जो है एक्सपोर्ट बढ़ाने में कहीं ना कहीं हमें मदद मिल रही है क्या? जी, उसका फ़र्क तो पड़ रहा है, लेकिन खासकर इस यूक्रेन और रशिया के वॉर के बीच में कुछ चीज़ें महंगी भी हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो फ़ायदे की चीज़ हिंदुस्तान को मिल रही है कि इंपोर्ट ऑफ ऑयल जो हो रहा है, जो कई पुराने पारंपरिक क्षेत्रों से जो ऑयल आता था खासकर गल्फ से, वो अब इंडिया रशिया से भी ले रहा है और काफ़ी सस्ते दामों पर ले रहा है, जिससे काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज बच रही है। और इस करके इंडिया का फिस्कल डेफिसिट जो है वो भी कम हो गया, इस साल 2.2% पे आ गया है। और पहले बात हो रही थी सोलर पैनल्स की, तो मैं आपको बता दूं कि सोलर पैनल्स में भी इंडिया का इंपोर्ट 21,500 करोड़ का था पिछले साल में, और अब इस एक साल में पिछले एक वर्ष में 32% बढ़ोतरी हुई है एक्सपोर्ट्स की और 25% इंपोर्ट्स कम हुए हैं। तो मतलब आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम जा रहे हैं और इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं और एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। जी, समय समाप्त हो रहा है। दोनों माननीय सांसद थोड़ा सा घड़ी की तरफ देख भी रहे हैं। संसद की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए दोनों माननीय सांसदों को जाना है। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और समय निकालकर बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए। और संजीव जी, आपने भी समय निकाला, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बात कर लेते हैं प्रश्नकाल की। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान कॉर्पोरेट कार्य, शिक्षा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, वित्त, कौशल विकास और उद्यमशीलता, पर्यटन और जनजातीय कार्य मंत्रालय से प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद विजय बघेल शिक्षा मंत्रालय से आईआईटी और एनआईटी जैसे शैक्षणिक संस्थानों में रिक्त पदों के संबंध में प्रश्न पूछेंगे। सांसद दिलेश्वर कामैत कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से सीएसआर के अंतर्गत व्यय की गई धनराशि से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद कोटागिरी श्रीधर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पाद और प्रौद्योगिकियों और उनके अनुप्रयोगों से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद सुमनलता अम्बरीश शिक्षा मंत्रालय से भारत में बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर शिक्षा मंत्रालय से सरकारी विद्यालयों में बिजली और खेल के मैदानों की कमी जैसी परेशानियों से संबंधित सवाल पूछने वाले हैं। सांसद रमेश बिंदु कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से कौशल विकास के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद राजन बाबूराव विचारे शिक्षा मंत्रालय से केंद्रीय विद्यालयों के स्टाफ के लिए सीजीएचएस सुविधाओं से संबंधित सवाल पूछने वाले हैं। सांसद सुमेधानंद सरस्वती पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से नदियों और झीलों में प्रदूषण से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद वी के श्रीकंदन शिक्षा मंत्रालय से
सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में योग्यता आधारित प्रश्न से संबंधित सवाल पूछने वाले हैं। सांसद सैयद इम्तियाज जलील पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से कोयला खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद रामदास चंद्र भांजी तड़स वित्त मंत्रालय से चबाने वाले तंबाकू पर क्षतिपूर्ति उपकर में संशोधन से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद डॉक्टर तिरुमा बलावंथोल वित्त मंत्रालय से भूत लक्षी प्रभाव से कराधान से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद बालाश्वरी वल्लभानुनी सांस्कृतिक मंत्रालय से रॉक आर्ट को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद जुएल ओराम पर्यटन मंत्रालय से समुद्री तटों के विकास से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद कृष्णपाल शिक्षा मंत्रालय से सरकारी विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात और मूलभूत सुविधाओं से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद बेनन बैनी शिक्षा मंत्रालय से शैक्षिक संस्थाओं में आत्महत्या के मामलों में वृद्धि से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद एम बदरुद्दीन अजमल वित्त मंत्रालय से जाली मुद्रा से संबंधित सवाल पूछने वाले हैं। सांसद मंजूलता मंडल शिक्षा मंत्रालय से समग्र शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगी। सांसद डॉक्टर टी सुमति ए तामीझाची शिक्षा मंत्रालय से एड टेक एपो एप्स के आंकड़ों के उल्लंघन से संबंधित सवाल पूछने वाली हैं। सांसद थॉमस चांजी कार्डन जनजातीय कार्य मंत्रालय से केरल में अनुसूचित जनजाति के विकास से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान नागर विमानन, कोयला, आवासन और शहरी कार्य, जल शक्ति, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से जुड़े हुए सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर शांतनु सेन नागर विमानन मंत्रालय से पश्चिमी बंगाल में विमान पत्तनों के लिए अधिग्रहित भूमि से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद के सी वेणुगोपाल जल शक्ति मंत्रालय से जलापूर्ति में व्यवधान से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद गीता उर्फ चंद्र प्रभा नागर विमानन मंत्रालय से वायुसेना के विमान पत्तनों का नागरिक उड़ानों के लिए उपयोग किए जाने से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंतर्गत दिए गए ऋण से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद प्रमोद तिवारी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से सूक्ष्म व्यवसायों के वित्तीय समावेशन से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद शांता क्षत्री आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से पश्चिमी बंगाल राज्य में आवासों के निर्माण से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगी। सांसद पवित्र मार्गरेटा नागर विमानन मंत्रालय से ड्रोन के उपयोग के लिए नीति से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद संदीप कुमार पाठक कोयला मंत्रालय से भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापित हुए बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर कनिमोजी एनवीएन सोमू आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से गरीबों के लिए आवास निर्माण संबंधित सवाल पूछने वाली हैं। सांसद संजय सिंह कोयला मंत्रालय से कोल ब्लॉक्स की नीलामी से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद राजीव शुक्ला जल शक्ति मंत्रालय से नल से कनेक्शन के माध्यम से सभी घरों को पेयजल से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद डॉक्टर सोनल मानसिंह कोयला मंत्रालय से यमुना नगर विद्युत संयंत्र के लिए कोयला लीकेज परियोजना की स्थिति से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगी। सांसद महाराजा संजाओबा लिंशबा नागर विमानन मंत्रालय से वीर टिकेंद्रजीत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन इम्फाल के स्तरोन्नयन से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद एस चेलवा गनबेथी जल शक्ति मंत्रालय से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद विक्रमजीत सिंह सानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित आंकड़ों को प्रकाशित किए जाने से संबंधित सवाल पूछेंगे। संसद में आज में इतना ही। संसद की गतिविधियां, लोकसभा की गतिविधि को आप देख सकते हैं। लोकसभा जो है
चैनल पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आज आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।